हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जो कि है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, पूरा का पूरा थ्योरी है। और ये चैप्टर जो है लॉ की लैंग्वेज में ही है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो ये वाला चैप्टर मैं आप लोगों को बुक में से ही करा रही हूँ। इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी जो इनकम की रिटर्न है उसको फाइल करना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ड्यू डेट क्या होती है, किस किस तरह से कौन कौन से फॉर्म, कौन कौन सा पर्सन या कौन कौन सा एसएससी भरता है, ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये वाला जो चैप्टर है मैं लाइव क्लास में लेना चाह रही थी, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो मैं आपको जिस हिसाब से नॉर्मली आपको कराती हूँ वैसे ही मैं करा रही हूँ। इस चैप्टर में एक एक लाइन और एक एक चीज़ें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप ना करें, स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक ढंग से देखना कि जो ये चैप्टर है आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है रिटर्न ऑफ इनकम। सबसे पहले हमें दे रखा है रिटर्न ऑफ इनकम एक्चुअली में होता क्या है, 2 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है कि एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें असेसी अपनी इंफॉर्मेशन को फर्निश करता है। किस तरह की इंफॉर्मेशन को फर्निश करेगा, वो अपनी टोटल इनकम को लिखेगा और वहाँ पे कितना उसको एक्चुअली में टैक्स पे करना है उसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ये एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, डिफरेंट तरह के फॉर्म्स होते हैं, जैसे ITR 1 हो गया आपका, ITR 2, ITR 3, इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट असेसीज के लिए। और ये जो असेसी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ये पहले से ही नोटिफाइड कर रखे हैं CBDT ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इन शॉर्ट छोटे शब्दों में कहा जाए तो एक रिटर्न ऑफ इनकम क्या है, एक तरीके से आपकी डिक्लेरेशन है इनकम की, यानी जो असेसी अपनी इनकम को अर्न करता है प्रीवियस ईयर में, वो उसको डिक्लेयर करेगा कि ये इनकम मैंने इस सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से जो है अर्न की है इन द प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे रिजल्टेंट क्या निकल के आता है, रिजल्टेंट मीन्स रिजल्ट क्या होगा, आपको ये पता चलता है कि वो जो असेसी है उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सारी की सारी अपनी इनकम लिखता है। दूसरा, उसके साथ साथ उसको ये पता चलता है कि एक्चुअली में उसका कितना टैक्स बनता है जिसको उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना टैक्स पेएबल है। अब देखो, सबसे पहले हम करते हैं वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम। वॉलेंट्री यानी कि असेसी जो है, असेसी में क्या होता है, आपके इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, ये सारे आपके एक तरीके से असेसीज हैं। ठीक है, जो असेसी हैं वो अपनी खुद की मर्जी से, ठीक है, खुद की मर्जी से अपनी जो इनकम है, रिटर्न है उस इनकम की, उसको फाइल करते हैं। और एक होता है मैंडेटरी, जो कि बिल्कुल मैंडेटरी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, कि जिन्होंने फाइल नहीं की बाद में उनको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो हम पहला करने जा रहे हैं वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम। उसमें सबसे पहला है रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन देखो, सेक्शन है 139 सब सेक्शन 1। ठीक है, अब इसमें क्या है, जितने भी इंडिविजुअल हैं आपके, HUF है, AOP है, BOI है, या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, वो अपनी जो इनकम है उसकी रिटर्न को फाइल करेगा। कब फाइल करेगा, ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट पर। ठीक है, और अपनी इनकम जो है उसको किस तरह से शो करेगा, उसकी टोटल इनकम क्या है और उनके रिलेटेड जो भी उसको डिडक्शंस मिलनी होंगी वो डिडक्शंस भी वो ले लेगा। ठीक है, डिडक्शंस किस किस सेक्शंस के अंदर मिलती है, सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक। और ये वो कब फाइल करेगा, जब अगर उसका अमाउंट चाहे तो वो एक्सीड हो गया है मैक्सिमम अमाउंट से, या फिर अगर एक्सीड नहीं भी हुआ है तो भी वो अगर चाहे तो फाइल कर सकता है अपनी रिटर्न इनकम को। ठीक है, अब मैक्सिमम अमाउंट क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट यानी जहां तक की एक्सेप्शन आपको अवेलेबल है, जैसे 2.5 लाख तक की एग्जम्पशन नॉर्मल इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है 60 ईयर्स तक वालों को, तो वहां तक वो जो है उनको जो एग्जम्पशन अवेलेबल है तो वो उनकी मैक्सिमम अमाउंट है या मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, अब सेकंड देखो, रिटर्न बाय अ कंपनी और अ फर्म। फर्म और कंपनी, ये भी अगर उन्होंने जो भी प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की है या लॉस अर्न किया है, लॉस को बियर किया है एक्चुअली,
तो जो लॉस बियर किया है या इनकम अर्न की है उसकी भी वो जो है फाइल बनाएंगे, और जितनी इनको इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनकी एक्चुअल इनकम के रिकॉर्डिंग या फिर आपकी जो एक्चुअल लॉसेस है उनकी रिकॉर्डिंग वो वहाँ पे सारी कर देंगे। कब करेंगे? ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिटर्न बाय ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन हैविंग असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन है जिसकी असेट्स जो हैं वो इंडिया से बाहर है। ठीक है, इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर उसके पास कोई एसेट है, कोई कह सकते हैं। तो अब वो जो है अपनी इनकम को फाइल किस तरह से करेगा? एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन who is required to furnish the return, otherwise who at any time during the previous year में उसने कोई होल्ड कर रखी है एसेट एज अ बेनिफिशियर ओनर, या फिर अदरवाइज उसकी खुद की एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और है साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या कोई ऐसा अकाउंट है, ऐसी अथॉरिटी है उसके पास जो कि आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बेनिफिशियरी ऑफ एन एसेट जिसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो भी क्या करेगा? उस प्रीवियस ईयर में उसको जो भी इनकम रिसीव्ड हुई है या फिर कोई लॉस उसने बियर किया है वो भी उसको फर्निश करेगा। और कब फर्निश करेगा? या तो ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट पर। फिर नेक्स्ट है रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। बिहाफ ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या करना है? अगर जितनी भी टोटल इनकम है चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट की, तो विदाउट डिडक्टिंग एग्जम्प्टेड इनकम्स, कुछ एग्जम्प्टेड इनकम्स हैं उनको बिना डिडक्ट किए हुए सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अंदर जो एग्जम्पशंस हैं उनको डिडक्ट किए हुए बिना जो भी इनकम उनकी निकल कर आएगी, अगर वो एक्सीड कर जाती है नॉन टैक्सेबल मैक्सिमम लिमिट से, तो उस केस में आपको जो फाइल है वो रिटर्न करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर की ऑन या फिर बिफोर द ड्यू डेट। सब में यही बात है, या तो ड्यू डेट पर या फिर ड्यू डेट से पहले। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पर अगर कोई भी फाइल रिटर्न हो रही है, कोई भी रिटर्न फाइल हो रही है सॉरी, तो उस केस में जैसे सीईओ है हर पॉलिटिकल पार्टी के, और उनकी जो टोटल इनकम है उस पार्टी की, उसमें भी आपने 13 सेक्शन जो है 13A सेक्शन, उसके अंदर ऐसी कोई इनकम्स हैं जो कि एग्जम्प्टेड इनकम है, उसको आपने अगर डिडक्ट नहीं किया है और वो एक्सीड हो जाती है मैक्सिमम अमाउंट से, तो जो कि चार्जेबल नहीं है टैक्स के लिए, तब उस केस में आपने फाइल कब रिटर्न जो है कब फाइल करनी होगी? या तो ड्यू डेट पर या फिर ड्यू डेट से पहले। फिर नेक्स्ट है रिटर्न बाय अदर पर्सन्स। अदर पर्सन्स के हिसाब से अगर कोई रिटर्न है और उसमें आपने कोई भी एग्जाम्पशन नहीं ली हुई है सेक्शन 10 के अंदर, और उसका अमाउंट फिर से वही बात है एक्सीड कर जाता है मैक्सिमम अमाउंट से जो कि चार्जेबल नहीं है टैक्स से, और उनकी जो रिटर्न है उसको फर्निश कब की जाएगी? प्रीवियस ईयर की जो रिटर्न होगी फर्निश की जाएगी या तो ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर। ठीक है, सब में यही केसेस हैं। अब आगे देखो, नेक्स्ट है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होगी? सबसे पहली बात इन्होंने बोल रखी है डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन्ड विद अ बैंक और अ कोऑपरेटिव बैंक। यानी आपने जो है 1 करोड़ से ज़्यादा जो है अपने एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में मेंटेन कर रखे हैं बैंक के पास, ठीक है, डिपॉजिट करा रखे हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक के पास डिपॉजिट करा रखे हैं, तो उसमें मैंडेटरी होता है कि आपको जो है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद है कि इनकर्ड मोर देन 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। कोई भी पर्सन या आप खुद ही फॉरेन कंट्री में जा रहे हो और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो आपने 2 लाख से ज़्यादा का कर दिया है, तो उस केस में भी आपके लिए मैंडेटरी है कि आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसको आपने फाइल कराना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इनकर्ड मोर देन 1 लाख। 1 लाख आपने 1 लाख से ज़्यादा एक्चुअली इनकर्ड कर दिया, किसको पे करने में? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने में, उनकी पेमेंट्स को क्लियर करने में, तो उस केस में आपको फिर से मैंडेटरी है कि जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम है उसको आपको फाइल कराना होगा। फिर नेक्स्ट है ही फुलफिल सच अदर कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अगर वो कोई और भी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है उनको भी अगर फुलफिल कर देते हैं तो उस केस में भी आपको ज़रूरी है कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल कराएंगे। फिर नेक्स्ट है कि पर्सन बीइंग रेजिडेंट अदर देन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। कोई पर्सन है रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है और उसके पास ऐसी कोई एसेट है जो कि आउटसाइड इंडिया है,
और या फिर साइनिंग अथॉरिटी है, ठीक है, उसका अकाउंट कोई भी लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, या फिर वो किसी भी चीज़ का, किसी भी एसेट का बेनिफिशियरी इंटरेस्ट रखता है, तो वो भी लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, तो उसको भी जो है मैंडेटरी है कि आप जो है रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल कराएंगे। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स, HUF, AOPs, BOIs, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स हैं जिनकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक अजम्पशन लिमिट से ज़्यादा चली जाती है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6A on exemptions under section 54, 54B, 54D, 54EC और 54F। इनमें उन्होंने डिडक्शंस नहीं ली हैं, उसके एग्जम्पशंस नहीं ली हुई हैं और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा चली जाती है उनकी टोटल इनकम, तो उनके लिए मैंडेटरी है। अब जो हमने वॉलंटरी रिटर्न किए थे उसमें क्या बोल रहे थे, मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी उतना अमाउंट, जैसे 2.5 लाख की हमारी एग्जीडिंग लिमिट है मान के चलते हैं। अब ये बेसिक एजम्पशन लिमिट है आप लोगों की, अब ये इससे अगर कम है तो वो वॉलंटरी रिटर्न ऑफ इनकम में आएगा, बट इससे अगर बढ़ जाती है, मोर देन हो जाती है, तो आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। तो इन लोगों के लिए इतना मैंडेटरी नहीं है, इनके मर्जी है कि वो अपनी जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल सेल्स, आपकी टोटल टर्नओवर या फिर आपकी जितनी क्रॉस रिसिप्ट्स है बिजनेस के अंदर, अगर वो 60 लाख से ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में भी आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करोगे। नेक्स्ट है ग्रॉस रिसिप्ट, अगर प्रोफेशन में, अभी यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, पहले बिजनेस की, अब बात किसकी हो रही है, प्रोफेशन की। और प्रोफेशन में अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है प्रीवियस ईयर के दौरान, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसको फाइल करना है, विच इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट एग्रीगेट TDS और TCS। अब TDS और TCS क्या होते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में क्या होता है कि आपकी जो इनकम होती है उसमें से टैक्स पहले से ही डिडक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे, तो अभी मैं नॉर्मल से आपको बता देती हूँ कि TCS या TDS अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका 25,000 या 25,000 से ज़्यादा हो जाता है, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इंक्रीज लिमिट ऑफ 50,000 शॉल बी एप्लीकेबल। अगर नॉर्मल आपका जो इंडिविजुअल्स हैं या नॉर्मल आपके HUF वगैरह है, तो उस केस में क्या होगा, 25,000 तक की लिमिट है या उससे ज़्यादा की अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है TDS और TCS के रिलेटेड, तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करोगे। और सीनियर सिटीजन के केस में इसकी लिमिट जो है वो 50,000 है, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा वाली। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स इन सेविंग बैंक अकाउंट इज 50 लाख और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट, जब हमने सबसे पहला पॉइंट किया था वो करंट अकाउंट्स थे, अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है सेविंग बैंक अकाउंट का। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपकी जो डिपॉजिट्स हैं वो 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की हो जाती हैं, तो उस केस में प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उस केस में भी आपके लिए मैंडेटरी है कि आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसको आप फाइल करोगे। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ लॉस। अब हमने इनकम की बात कर दी, अगर लॉस हो जाता है तो उस केस में आप अपनी रिटर्न को किस तरह से फाइल करोगे। अब ये जो रिटर्न ऑफ लॉस है ये सेक्शन आता है 139 के अंदर और सब सेक्शन 2 के अंदर। अब इसमें क्या है कि आपका अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, जो कि लॉस बियर कर रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग, तो उस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी अगर कोई लॉस हो रहा है या फिर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस से कोई लॉस हो रहा है, जो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस था उसका सेक्शन है 73, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का सेक्शन 72, स्पेसिफाइड बिजनेस का सेक्शन है 73A कैपिटल गेन। ये जितने भी आपके सेक्शंस बोल रखे हैं और साथ ही साथ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, इन सबके अगर आपको लॉस हो जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में आप इनके लॉस को क्लेम कर सकते हो, कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर्स के लिए। अब कैरिड फॉरवर्ड के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ कर सकते हैं। अब रूल्स क्या होते हैं, कुछ में तो आपका ये होता है कि आप 8 ईयर तक उसको कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो, और कुछ ये होता है कि आप 4 ईयर्स तक, नेक्स्ट 4 ईयर्स तक कैरिड फॉरवर्ड उन लॉसेस को कर सकते हो जब तक कि वो लेस ना हो जाए। बट यहाँ पे ईयर्स का ध्यान रखना होता है कि 4 ईयर्स में करना है,
या फिर 8 ईयर्स में। 4 ईयर्स के बाद भी अगर आपका कोई लॉस बचता है तो वो सेट ऑफ नहीं होता। ऐसे ही अगर 8 ईयर्स के बाद भी अगर आपका कोई लॉस बचता है कैरिड फॉरवर्ड करने के बावजूद, तो भी आपका बाद में लास्ट में सेट ऑफ नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का लॉस हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और सेट ऑफ कर सकते हो। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप जो है ये जो ऊपर वाले जितने भी मैंने बताए थे आपको, प्रॉफिट एंड बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपके कैपिटल गेन वगैरह से रिलेटेड है, तो इस केस में आप जब भी इस लॉस को कैरिड फॉरवर्ड करोगे तो हमेशा आपको रिटर्न ऑफ लॉस जो है वो सबमिट करानी होगी, यानी फाइल करानी होगी, या तो ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर। बिना फाइलिंग अप के आपने अगर फाइल नहीं कराई है तो आप उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है या अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वगैरह से कोई लॉस है, तो आप इसको बिना रिटर्न जो है फाइल कराए हुए आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस था। फिर नेक्स्ट है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न। ड्यू डेट क्या है फाइलिंग रिटर्न की? वेयर द असेसी इज अ कंपनी, अगर कोई असेसी कंपनी है या कोई पर्सन है अदर देन कंपनी जिसके अकाउंट्स जो है ऑडिट कराना मैंडेटरी है या रिक्वायर्ड है कि आपको ऑडिट कराने पड़ेंगे, या कोई ऐसा वर्किंग पार्टनर है फर्म का जिसके अकाउंट्स का ऑडिटिंग होना ज़रूरी है अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, तो उसके लिए ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के 31 अक्टूबर में। जैसे कोई कंपनी है, अब उसको कंपनी है तो नॉर्मल सी बात है उसको ऑडिटिंग कराना ज़रूरी है। अब वो ऑडिटिंग कराएगी तो वो जो कंपनी है ना, वो अपनी जो ड्यू डेट है उसकी फाइलिंग रिटर्न की, वो लास्ट कब तक की है उसकी? 31 अक्टूबर तक की। अगर हम नॉर्मली बात करें तो वैसे 31 जुलाई तक की होती है लास्ट डेट, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस और अकॉर्डिंग टू द लॉ थोड़े थोड़े डिफरेंट है कि आपकी ड्यू डेट्स फाइलिंग रिटर्न की किस किस तरह से होगी और किस किस पर्सन के हिसाब से होगी। ठीक है। असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट फ्रॉम सीए। अगर किसी ने भी अपनी रिपोर्ट जो है सीए से फर्निश करानी है, ज़रूरी है। रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, कोई आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, अब बाहर की देश की कोई ट्रांजेक्शन है और आप उसको सीए से उसकी रिपोर्ट बनवाएंगे, वो भी मैंडेटरी है कि आपको सीएससी रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। तो उस केस में आपकी ड्यू डेट क्या होगी? 30 नवंबर उस असेसमेंट ईयर का। और इन एनी अदर केस, कोई भी केस है तो 31 जुलाई। नेक्स्ट है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग बी रिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर। अगर आपकी आईटीआर आपने फिल नहीं की है और लेट हो गई है, ठीक है, तो आपने अब रिवाइज्ड आईटीआर फिल करनी है, तो आपके लिए डेट क्या है अब वो ध्यान से सुनना। 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, या तो 31 दिसंबर होनी चाहिए असेसमेंट ईयर की, या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, या आपने जो असेसमेंट आपका कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, जो भी डेट पहले आएगी आपके असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले या फिर 31 दिसंबर, तो उन डेट के बीच में आप ये देखोगे कि कौन सी पहले आ रखी है, वो वाली ही आपकी ड्यू डेट बन जाएगी। अब यहाँ पे बोल रखे हैं कि कौन कौन से फॉर्म जो हैं यूज़ किए जाएंगे टैक्स पेयर्स के द्वारा जो भी फाइल रिटर्न करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे एक्चुअली। तो उसमें क्या है, सैलरी इनकम वालों के लिए क्या उनकी है आईटीआर फर्स्ट भी फिल कर सकते हैं अगर वो कौन से पर्सन हैं, सैलरी या पेंशन पर्सन है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन है, आईटीआर 1 भी फिल कर सकते हैं, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 भी। अब यहाँ पे देख लेना कि किस किस तरह से हैं, सबका बता रखा है कि इनकम किसकी अगर बढ़ जाती है, इतनी इनकम है, इससे एग्जीड कर जाती है, तो उसको कितनी कौन सी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो टेबल है एक बार आप देख लेना। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न मैनुअली। अगर मैनुअली आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उस केस में आपने किस किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला है यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो एसएससी है वो चूज़ करेगा कि उसको कौन सी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना है, किस कैटेगरी का वो पर्सन है वो ये देखेगा, इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, किस कैटेगरी के अंदर वो आता है और उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो पहले वो चेक करेगा। इफ़ इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं करना चाहता तो वो रिटर्न मैनुअली फिल करेगा और वेरीफाई करेगा और उसको डिपॉजिट कर देगा इनकम टैक्स ऑफिस में। उनका एक पूरा एड्रेस होता है, वहाँ पे उनको वो स्पीड पोस्ट से डिपॉजिट करा देगा।
इफ़ द सेस इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहता है तो उसको ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी जो रिटर्न है उसका फॉर्म वो मैनुअली फिल करे, सो डैट एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म ऑनलाइन देयर इज़ नो हॉस्टल, तो वो कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो वो पहले एक फॉर्म मैनुअली अपने हिसाब से फिल करके देख ले। उसके बाद है मैनर्स ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, किस किस तरह से आप रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश करोगे। अब यहाँ पे फर्निश किया जा रहा है, कॉलम सेकंड में बता रखा है। अब क्या बता रखा है देखो, यहाँ पे बोल रखा है कि पर्सन, कौन कौन से पर्सन किस किस कंडीशन में, और मैनर क्या होगा उनको फाइल करने का। ध्यान से देखना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख लेना। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, और उनके अगर जो अकाउंट्स हैं वो रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, अगर HUF या इंडिविजुअल के किसी भी केस में उनका ज़रूरी है ऑडिटिंग कराना अंडर द सेक्शन 44AB ऑफ द एक्ट, तो उस केस में वो किस तरह से फाइल को जो है उनकी जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसको फाइल करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन करेंगे, और किसके अंडर करेंगे, DSC के अंदर, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है इंडिया का और उसकी एज कितनी है, 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, कोई इंडिविजुअल की HUF की, तो उस केस में आप फाइल जो है रिटर्न किस हिसाब से करोगे, इलेक्ट्रॉनिकली करोगे अंडर डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। और दूसरा, ट्रांसमिटिंग द डाटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, अपना जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड एक आता है, उसके हिसाब से आप उस फाइल को, जो आपकी रिटर्न है उसको फाइल करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, इन्होंने बोल रखा था एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हु फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म नंबर, अगर वो फॉर्म नंबर ITR 1 सहज यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म नंबर ITR 4 सुगम यूज़ कर रहे हैं, तो भी उनके लिए ये सेम प्रोसेस चलेंगे। अब इनमें ये जो इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं ना ABCD, इनमें से ये है कि वो इनमें से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो अपना डाटा ट्रांसमिट करें रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, और उनको सबमिट कराने के लिए वेरिफिकेशन जो फॉर्म होता है, फॉर्म ITR V वेरिफिकेशन फॉर्म, उस वेरिफिकेशन फॉर्म को फिल कर उसको भी सेंड कर दें, किसके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, या आप कह सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास। नेक्स्ट है पेपर फॉर्म में फिल कर दें। नेक्स्ट केस है एनी अदर केस, दूसरा अगर कोई केस है, कंडीशन है, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली करें अंडर डिजिटल सिग्नेचर, अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू, और या फिर वेरिफिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं ITR V, ठीक है। सेकेंड इन्होंने बोला, कंपनी है फॉर्म ITR 6 फिल कर रही है, तो उसके सारे केसेस, ये जैसे तीनों केसेस थे ना, इस हिसाब से जितने भी केसेस होंगे कंपनी से रिलेटेड और वो ITR 6 का फॉर्म फिल कर रही है, तो उस केस में वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली ही फिल करेगी, अपने जो भी रिटर्न ऑफ इनकम है उसको इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करेगी, और किसके अंदर फाइल करेगी, डिजिटल सिग्नेचर्स के हेल्प से फाइल करेगी। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि आपका जो सिग्नेचर है ना वो अब ऑनलाइन भी आपको शो करेगा, यानी एक स्कैन्ड सिग्नेचर आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म ITR 7, अगर ITR 7 को फर्निश कर रहे हैं वो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो कोई सा भी केस है, पहले तो हम ये करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का केस है तो वो डिजिटल सिग्नेचर के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे, अगर कोई अदर केस है तो DSC तो लगेगा ही, डिजिटल सिग्नेचर तो होगा ही, साथ ही साथ वही डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली ही, लेकिन किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिकल वेरिफिकेशन कोड आता है, उसमें ना पूरा एक बोल रही हूँ मैं, जैसे फॉर्मेट होता है ना, सब कुछ वैसे ही होता है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। और ट्रांसमिटिंग द डाटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न इन फॉर्म ITR V वेरिफिकेशन वाला ही, ठीक है। सब में मोस्टली सेम है, सिर्फ इसमें एक पेपर फॉर्म वाला बात बोल दी गई है, बाकी सब में जो देखोगे आप सेम ही मिलेगा। अब मैं आपको लास्ट बता रही हूँ, फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप और एनी अदर पर्सन, जो कि मैंशनड है शेड्यूल 1 to शेड्यूल 3, हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, जिसको ज़रूरी है कि वो ITR फॉर्म फाइल फिल करे, तो उसके लिए कौन कौन से सेक्शन है, जिसके सेक्शन के अंदर 44B सेक्शन के अंदर जिनको ऑडिट कराना मैंडेटरी है, तो वो कौन सा करेगा,
डिजिटल सिग्नेचर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा, और कोई भी केस है तो वही तीनों पॉइंट्स आपने यही लिख देने हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैं एक्चुअली 3-4 बार समझा चुकी हूँ, तो सेम टू सेम वही बातें हैं। उसके बाद स्टेप्स फॉर ई फाइलिंग। ई फाइलिंग का मतलब वही है, इलेक्ट्रॉनिकली आप फाइल कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न को, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे www.incometaxindia.e-filing.gov.in। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ITR फॉर्म। ITR फॉर्म अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। अपने हिसाब से का मतलब नहीं है कि आप जो भी मन करा वो चूज़ कर लिया। जो हमने अभी टेबल देखी थी और ये देखा था कि कंपनी कौन सा फिल करेगी, वो सारा आपने देखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है डाउनलोड रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। जो रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करोगे, प्रिपेयर करोगे अपनी रिटर्न को। ऑफलाइन प्रिपेयर करोगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और जो सिंपल स्टेप्स हैं आप उनको फॉलो करोगे, फिर अपलोड कर दोगे आपकी रिटर्न को। उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी उसका एक प्रिंट ले लोगे एक्नॉलेजमेंट के लिए, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म ले लोगे। इफ़ द रिटर्न इज डिजिटली साइंड और अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, अगर आपकी डिजिटल साइंड के हिसाब से हुई है या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के हिसाब से हुई है, तो आप उसका क्या करोगे? एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को प्रिंट निकाल लोगे, उसका वो ले लोगे। और उसके बाद इन केस अगर रिटर्न जो है आपकी डिजिटली साइंड नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आपने यूज़ नहीं किया है, तो आप क्या करोगे? प्रिंट करोगे ITR-V। ITR-V का मतलब है आपका ITR वेरिफिकेशन फॉर्म। उसको आप प्रिंट आउट निकालोगे उसका, और उसकी 2 कॉपीज निकालोगे। 2 कॉपीज निकालने के बाद एक कॉपी जो है आप ITR-V की साइन करोगे। साइन कराने के बाद वेरीफाई कराओगे और ऑर्डिनरी या स्पीड पोस्ट से, और 120 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने डेट रिटर्न को फाइल किया है उस डेट के 120 दिन के अंदर अंदर आप इस एड्रेस पर भेजोगे, जो आपका एड्रेस दे रखा है इनकम टैक्स ऑफिस का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC, पोस्ट बैग नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु 560100 कर्नाटका। इस एड्रेस पर आपने सेंड करना होगा ITR-V यानी वेरिफिकेशन वाला फॉर्म। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड की जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट थ्रू रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। अब हमने सबसे पहले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में एक्चुअली ये देखा था कि रिटर्न्स जो प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर है आप उसको डाउनलोड करोगे। अब ये जो रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा? आपका जो टैक्स है जितना बनता है उसको कैलकुलेट करके बताएगा, साथ ही साथ उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो भी वो अपने आप ही कैलकुलेट करके आपको बता देगा। नेक्स्ट, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट ऑफ ऑल टैक्सेस पेड एंड डिडक्टेड विदाउट रजिस्ट्रेशन। ये बताएगा कि आपका कितना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है चेक प्रोसेसिंग स्टेटस ऑफ योर ई फाइल्ड रिटर्न्स ऑनलाइन। आपका प्रोसेसिंग स्टेटस बताएगा कि आपकी जो ऑनलाइन फाइल रिटर्न हो रही है उसका प्रोसेसिंग कितना पहुंच चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गेट रिफंड थ्रू रिफंड बैंकर स्कीम। रिफंड बैंकर स्कीम से अगर आपको कोई रिफंड मिलना भी होगा तो आपको वो रिफंड भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे ना मैं रिटर्न का रिफंड जो है उसका एक चीज़ और बता दूं कि जो रिफंड होता है ना वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब देता है मेनली जब आपने जैसे अपनी, एक होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने अपनी तरफ से जो कैलकुलेट किया होता है, और एक होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कैलकुलेट करता है। अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, आपने जैसे ज़्यादा पे कर दिया बट एक्चुअली में आपको उतना पे नहीं करना था, आपकी एक आध डिडक्शन आपको और मिल जाती, तो उस केस में जो रिफंड बनता है वो सारा का सारा रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया जाता है। और किस स्कीम के थ्रू दिया जाता है? रिफंड बैंकर स्कीम के थ्रू। अब एडवांटेजेस क्या है ई फाइलिंग रिटर्न के? कन्वीनियंट है और सिक्योर है, आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आराम से हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबल एनी टाइम, हर टाइम अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप अपने स्टेट में भी नहीं है, अपने लोकेलिटी में नहीं हो, तो आप कहीं पर भी इसको अपनी जो रिटर्न है इनकम की उसको फाइल कर सकते हो। उसके बाद हायर डाटा एक्यूरेसी, डाटा की एक्यूरेसी हायर होती है। नेक्स्ट फास्ट प्रोसेसिंग है रिटर्न्स का और क्विकर रिफंड्स भी आपको मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ई फाइलिंग जो है रिटर्न पेपरलेस है, आपने इसमें ज़्यादा पेपर की यूज़ नहीं होता। मैनुअली में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने पड़ते हैं, बट यहाँ पर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फिल नहीं करना पड़ता, तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सेव करता है और ट्रीज़ को सेव करता है। अब यहाँ पे एक नीचे नोट दे रखा है, इन्होंने बोला कि ऑनलाइन फिलिंग जो है रिटर्न ऑफ इनकम या डिजिटल सिग्नेचर या वेरिफिकेशन कोड आपको नेक्स्ट आगे प्रैक्टिकल क्लास वगैरह में कराया जाएगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रखा। बाकी नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे अब वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स।
यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अब तक जितना कराया है ना, अब आगे थोड़ा बहुत समझ लीजिए, जो स्टेप्स वगैरह आएंगे आगे वो थोड़ा बहुत रिपीटेशन होगा, ठीक है। सो हम करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और लोगों के साथ भी शेयर करना। एग्ज़ाम सबके ही आने वाले हैं, तो उनको भी हेल्प हो सके। सो बाय बाय।